हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर है एसी वोल्टेज टू एलसीआर सर्किट। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका एसी वोल्टेज सप्लाई किया था किसको, एक रजिस्टर्स को, इसके बाद हमने इंडक्टर को किया था, इसके बाद हमने कैपेसिटर को किया था। तो इसमें हमने बोला था कि आपका एक फेज डायग्राम बनाया था, इसके बाद आपका वेव डायग्राम बनाया था। इसके बाद हमने देखा था कि आपका रजिस्टर्स में आपका वोल्टेज एंड करंट जो है कैसे आपका आगे बढ़ता है। इसके बाद हमने बोला था कि इंडक्टर में आपका वोल्टेज और करंट कैसे आपका प्रोपोगेट होता है। इसके बाद हमने एक कैपेसिटर में भी बोला था कि आपका वोल्टेज और करंट जो है आपका कैसे लीड करता है, एक दूसरे को कैसे पीछे छोड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों आपका एलसीआर सर्किट आप पढ़ेंगे। तो आपका एलसीआर सर्किट बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि एलसीआर सर्किट जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन अल्टरनेटिव चैप्टर में। जो हमने अल्टरनेटिव चैप्टर शुरू किया उसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अब आपका एलसीआर सर्किट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आपके गैजेट्स होते हैं, जो आप हमारे घरों में जो आपका एसी करंट जो हम यूज़ करते हैं, तो सभी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो आपका टीवी हो, चाहे आपका रेडियो हो, चाहे आपका पंखा हो, हर जगह जो है आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका सीरीज में कनेक्ट किया होगा। तो आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो एलसीआर सर्किट में आपका मेन इंपॉर्टेंट जो उसमें आते हैं बच्चों कि एलसीआर सर्किट में आपका एक फेजर डायग्राम होगा जैसे कि पहले की तरह। तो इसके बाद हम उसमें एक रेजिस्टेंस की बात करेंगे जिसको हम इम्पीडेंस बोला जाएगा। तो इसके बाद एलसीआर सर्किट में मेन इंपॉर्टेंट जो आपका जो टॉपिक बनता है वो आपका रेजोनेंस कंडीशन बनता है बच्चों, कि एक रेजोनेंस आपका फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, रेजोनेंस आपका एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता क्या चीज़, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका एलसीआर सर्किट। तो आप ये हुआ आप एक रजिस्टर, ये हुआ आपका मान लो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका रजिस्टर हुआ बच्चों, या आपका इंडक्टर हुआ, या आपका कैपेसिटर हुआ। तो बच्चों आर एल सी रेजिस्टेंस आपका इंडक्टर कैपेसिटेंस मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक अल्टरनेटिव आपका ईएमएफ यहाँ से आपका सप्लाई करेंगे, V इज टू वी नॉट और साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपका एक अल्टरनेटिव इक्वेशन बन गया। जो इस सोर्स से एक अल्टरनेटिव आपका एक ऑसिलेटिंग ईएमएफ यहाँ से आएंगे, इसके बाद यहाँ से करंट आपका फ्लो होगा, वही करंट आपका रेजिस्टेंस में जाएंगे, वही करंट आपका इंडक्टर में जाएंगे, वही करंट जो है आपका कैपेसिटर में भी आपका जाएंगे। तो हमें पता है बच्चों कि आपका सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि आपका वी आर क्या चीज होगा। वी आर इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। वी आर इज द वोल्टेज, या आपका वोल्टेज हुआ बच्चों अक्रॉस आर। इसके बाद आपका वी एल इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज हुआ वी आर इज द इन वोल्टेज अक्रॉस एल इंडक्टेंस। इसके बाद आपका वीसी हुआ, वीसी इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो आपका वीसी इज द वोल्टेज अक्रॉस सी। तो हमें पता है बच्चों आपका वोल्टेज आपका अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द आपका कैपेसिटर क्या चीज होती है। तो आपका वोल्टेज हम पढ़ेंगे, तो वोल्टेज यहाँ पे होगा V इज टू I इंटू आर होगा, क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर में होगा I इंटू आपका एक्सएल। व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल को हम क्या बोला जाता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में R प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन ऑफ द करंट, इसमें आपका एक्सएल प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन ऑफ द करंट इन केस ऑफ इंडक्टर। इसके बाद यहाँ पे था I इज टू एक्ससी को क्या बोला जाता था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सारी चीज क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे क्या आएंगे आई आर, यहाँ पे वोल्टेज आएंगे आई इंटू एक्सएल, तो यहाँ पे वोल्टेज आएंगे आई इंटू एक्स इंटू सी। तो बच्चों आपको ये भी पता है कि आपका एक्सएल क्या होता है और आपका एक्ससी क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था एक्सएल इज टू आपका एक्सएल को क्या बोला जाता, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो प्ले द रोल ऑफ पोजीशन ऑफ द करंट इन केस ऑफ इंडक्टर। तो एक्सएल जो है आपका एल इंटू ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता था। व्हाट इज एल, एल इज द इंडक्टर, इस कॉइल का एक इंडक्टेंस होगा। इसके बाद आपका ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अप्लाइड सिग्नल। तो आपका ओमेगा जो है इस वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं ईएमएफ जो आप यहाँ से दे रहे हैं उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा। इसके बाद आपका एक्ससी होगा, एक्स इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है 1/c इंटू ओमेगा। ये चीजें हमने पढ़ा था बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा, यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो आपका कैपेसिटिव
आपका रिएक्टेंस जो है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका डिक्रीज होगा। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, पहले ही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो ही यहाँ से करंट जाएंगे, मान लो फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ से जो अल्टरनेटिंग जो आपका एक ईएमएफ होगा, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका प्रोड्यूस करेंगे। वो अल्टरनेटिंग करंट जो है हमेशा पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन जो है आपका चेंज करेंगे, हमें पता है। तो यहाँ से जो ही करंट जाएगा, मान लो फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम इस सोर्स से आपका ईएमएफ सोर्स से आपका करंट जा रही है आपका आई, इसके बाद यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट जाएगा, इसके बाद आपके इंडक्टर में जाएगा, इसके बाद आपका कैपेसिटर में जाएगा। तो हमें पता है बच्चों, जो ही आपका करंट जो है किसी रेजिस्टेंस में जाता है, तो हमें पता है कि आपका जब एसी वोल्टेज सप्लाई टू ए कैपेसिटर टू ए रेजिस्टेंस हमने जब पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था कि आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो है दे आर इन द सेम फेज। वोल्टेज और आपका करंट जो है आप हमेशा एक सेम फेज में जाता था। किस केस में? इस केस में रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे मैं ड्रा करूँ, यहाँ पे आपका वी आर जो है, वी आर इज द वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज है। इसके बाद यहाँ पे मैं ड्रा करूँ बच्चों, वी आर क्या हुआ बच्चों, वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपका क्या था, जो ही आपका करंट जो है किसी रेजिस्टेंस में आपका फ्लो होता है, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि आपका वोल्टेज और करंट जो है हमेशा सेम फेज में जाते हैं, वहां पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो हमें पता है यहाँ से आपका क्या होगा, वी आर और आई जो है आपका सेम फेज में जाएगा। मान लो आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, वी आर इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मान लो दे आर इन द सेम फेज। और दूसरी केस में क्या था बच्चों, जब इंडक्टर में क्या था, जब वही करंट, मान लो यहाँ से करंट जाएंगे, वही करंट जब आपके इंडक्टर में जाएगा, उस कॉइल के अंदर जाएगी, तो हमें पता है कि इंडक्टर में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज जो है लीड बाय करंट ऑफ π/2। तो हमेशा उसमें क्या होता था, आपका करंट ये हुआ पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट, इसके बाद पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आपका VL। तो हमें पता है बच्चों कि VL आपका किस केस में, इंडक्टर में वोल्टेज और करंट जो है दे हैव द फेज डिफरेंस ऑफ आपका π/2। तो हमेशा इन दोनों की केस में हमेशा क्या आता था, 90 आता था, 90 π/2 का फेज डिफरेंस होता था। तो इसका मतलब है इंडक्टर के केस में आपका क्या होगा, वोल्टेज हमेशा करंट से हमेशा π/2 आगे जाएंगे। तो इसका मतलब है वोल्टेज का जो रोटेटिंग वेक्टर ऊपर जाएंगे और इसका करंट जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल में होगा। इसके बाद वही करंट जो है आपका जो ही आप एक कैपेसिटर के अंदर पहुंचेंगे, मान लो इस कैपेसिटर के क्रॉस जाएंगे, तो हमें पता है कि कैपेसिटर में जब हमने एसी वोल्टेज सप्लाई किया था, तो उसमें भी हमने देखा था कि आपका वोल्टेज जो है आपका करंट के बीच में हमेशा एक फेज डिफरेंस होता था, हमेशा उन दोनों के केस में। और हमेशा जो है करंट जो है आपका हमेशा आगे जाता था, इसके बाद वोल्टेज उसका पीछे पीछे जाते थे। इसका मतलब है आपका करंट जो है द लीड बाय द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। तो इसका मतलब हुआ इस केस में आपका करंट जो है आपका पीक करंट, यह आपका आई नॉट हुआ, इसके बाद यह आपका क्या होगा, V ऑफ C होगा, इसके बाद यह हुआ 90। तो इस तीनों डायग्राम से आपको पता चलता है बच्चों कि आपका जो ही करंट आपका रेजिस्टेंस में जाएंगे, रेजिस्टेंस में आपका क्या होगा, करंट और वोल्टेज दे आर इन द सेम फेज। इसके बाद जो ही करंट आपके इंडक्टर में जाएंगे, ये आपका करंट क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस करंट है। जैसे कि यहाँ से एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ रहा है बच्चों, तो एक क्रॉस आपका कॉरेस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से जो ही आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएंगे, तो इस सर्किट के अंदर एक कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस आपका करंट फ्लो होगा। तो इस केस में जब इंडक्टर में जाएंगे, तो इंडक्टर में क्या चीज होगा, आपका वोल्टेज आगे जाएंगे, इसके बाद करंट उसके पीछे फेज जाएंगे बाय फेज एंगल ऑफ π/2। इसके बाद जो ही कैपेसिटर में जाएंगे, कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, आपका करंट जो है द लीड बाय द आपका वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90। तो इसमें करंट आगे जाएंगे और आपका वोल्टेज उसके पीछे पीछे आएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, तो इस केस में रजिस्टर के केस में हम बता दूं, रजिस्टर्स में हमने बोला कि आपका वी आर एंड आई आपका सेम है, दे आर पार्लर, हमेशा पार्लर में जाते हैं। तो इसके दूसरे केस में आप इंडक्टर की बात करेंगे, इंडक्टर में हमने बोला क्या चीज होता है बच्चों, इंडक्टर में हमेशा आपका VL जो है π/2 जो है आपका बिहाइंड बाय आई होता है। तो आपका इंडक्टर में होता है आपका VL लीड्स करंट बाय π/2, आपका फेज एंगल ऑफ π/2 होता है। इसके बाद आपका कैपेसिटर आएंगे, जो ही आपका कैपेसिटर में क्या होगा, VC आपका वोल्टेज हमेशा करंट से क्या होगा, पीछे होगा। तो वह आपको VC लेग बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका किरचॉफ रूल लगाएंगे। इसके बाद किरचॉफ लूप रूल क्या कहता है? किरचॉफ रूल कहता है बच्चों, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट। मान लो यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है बच्चों, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया था तो हमने पढ़ा था कि V1 इज द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस, V2 इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टेंस, V3 is the voltage across the third resistance। तो आपका sum of all these voltage, sum of all these potential difference across the resistance is always equal to सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। ये हमेशा एक सीरीज का एक रूल होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस या सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस द ईच एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। तो किरचॉफ्स लूप रूल भी यहाँ यही बोलता है बच्चों। जब इस सर्किट के अंदर हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लूप रूल, उसमें वही होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एसी का, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय किरचॉफ्स लूप रूल के तहत क्या होगा, किरचॉफ रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ all instantaneous voltage, sum of all the instantaneous voltage across किसके बीच में, R, L and C। तो sum of all the instantaneous voltage, जो यहाँ से आपका instantaneous EMF यहाँ से सप्लाई होगा, तो यहाँ पे instantaneous voltage जो है यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो sum of all the instantaneous voltage across R, L and C is किसके बराबर होगा, इक्वल टू किसके बराबर, सोर्स वोल्टेज के बराबर। सोर्स वोल्टेज क्या है हमारे पास, V है, या बहुत से किताबों में यहाँ पे E लिखा जाता है बच्चों, E = E नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज को या सप्लाई EMF को हमने क्या लिखा, V से लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सम ऑफ ऑल द, क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर क्या आएगा, अक्रॉस द इंडक्टर क्या आएगा, अक्रॉस द कैपेसिटर क्या आएगा बच्चों, अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा, सम ऑफ I × R प्लस, इसके बाद इंडक्टर्स में क्या होगा, आपका EMF क्या होता है बच्चों, इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू L × di/dt प्लस, इसके बाद आपका यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस में क्या होता है बच्चों, आपका Q/C होता है, आपका वोल्टेज होता है Q/C इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई EMF V। तो यहाँ पे क्या हुआ, IR is the voltage across the resistor, L di/dt is the voltage across the inductor, इसके बाद Q/C is the voltage across the capacitor is always equal to supply voltage। तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हुआ। इसी तरह अगर हम सम करेंगे पीक वोल्टेज का, तो सम ऑफ ऑल द पीक वोल्टेज अक्रॉस दिस एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज का पीक के बराबर होगा। तो ये बच्चों क्या होते हैं, एक जब कोई चीज़ सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में वही होता है कि आपका सम ऑफ ऑल दिस वोल्टेज, जितने भी आपका एलिमेंट लगा उस एलिमेंट के अक्रॉस जितने भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम यहाँ भी ऐसा ही हम करेंगे बच्चों कि सारे वोल्टेज को हम सम करेंगे, वह हमेशा किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। उस सम को करने के लिए हमेशा हम एक रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उस रूल में हमेशा क्या होगा, एक रूल अप्लाई करेंगे, उस रूल में हमेशा एक वेक्टर के एक रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो किसको मतलब सम करने के लिए, इन सारे वोल्टेज को सम करने के लिए हम एक वेक्टर को रूल अप्लाई करेंगे। हालांकि आप वोल्टेज यहाँ सम कर रहे हैं तो वोल्टेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर का रूल तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस वोल्टेज सम ऑफ ऑल दिस वोल्टेज, इन सारे वोल्टेज को हम सम करने के लिए हम एक वोल्टेज का एक वेक्टर का रूल ले देंगे। क्योंकि वोल्टेज को सम करना आपका इजी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है देखो बच्चों, अक्रॉस द रेजिस्टेंस आपको VR इधर जा रहे हैं, तो अक्रॉस द इंडक्टर VL इधर जा रहे हैं, तो अक्रॉस द इंडक्टर VL नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडक्टर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज इधर जा रहे हैं इस साइड में, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज इधर जा रहे हैं, तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो है आपका नीचे जा रहे हैं। तो आपका इंडक्टर के केस में आपका Y एक्सिस में पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो आपका कैपेसिटर के केस में आपका
वोल्टेज जो है आपका नीचे जा रहे हैं, तो इन सबों को आपका सम करना थोड़ा आपका प्रॉब्लम होगा। तो एक हम एक फेजर डायग्राम की शक्ल में और वहाँ पे एक वेक्टर को रूल लेके हम इन सारे वोल्टेज को हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम आपको बता दें कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे ऐड करने का मैं तरीका आप लोगों को बोल दूँ। अगर ये चैप्टर जो है, मान लो ये टॉपिक अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक होगा बच्चों, उसमें हम इसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इम्पीडेंस आएंगे, इसके बाद रेजोनेंस आएंगे, ये सारी चीज़ जो है हम नेक्स्ट वाले आपका लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज अभी हम फिलहाल हम क्या करेंगे, इन सारे वोल्टेज को हम ऐड करेंगे। सारे वोल्टेज को ऐड करने के बाद वो सम क्या होगा, हमेशा इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो ऐड करने के तरीका क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से वी आर जाएंगे, दिस इज द वी आर, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, और आपका ये क्या है, आपका पीक करंट आई नॉट। इसके बाद क्या है, वी एल ऊपर जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम इन सारे वोल्टेज को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ऐड कर रहे हैं। तो वी एल जो है आपको ऊपर जा रहे हैं, वी एल आपको ऊपर जा रहे हैं बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके बाद आपका वी सी जो है आपका नीचे जा रहा है, वी सी आपका नीचे जा रहा है, वी सी आपका नीचे जा रहा है, ये वी सी। देखो बच्चों हमने क्या किया, वी आर इधर ले लिया, वी एल ऊपर ले लिया, वी सी आपका नीचे ले लिया। तो ये अपने हिसाब से हम बनाएंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बच्चों आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आपको दूर कर दूँ। यहाँ पे जो हमने वी सी को हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे एज कम्पेयर टू वी एल। देखो वी एल ऊपर जा रहे हैं, वी सी नीचे जा रहे हैं। तो इस फेजर डायग्राम में हमें पता है कि वी आर इधर जा रहे हैं, वी एल ऊपर जा रहे हैं, वी सी नीचे जा रहे हैं, ये तो हमें पता है। तो अभी क्या करना है बच्चों, इस वी एल कर लेंगे तो हमने बड़ा रखा, वी सी कर लेंगे तो हमने छोटा रखा। मान लो वी एल जो है, आपका 10 वोल्ट है, तो वी सी मैंने क्या रखा 6 वोल्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू 10 माइनस 6 आपका 4 वोल्ट होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 4 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो आपका जो एनसीईआरटी की किताबों में क्या लिखा है बच्चों, वी सी को बड़ा रखा है, वी एल को छोटा रखा है। तो आज हम करेंगे वी एल को हम बड़ा रखेंगे, वी सी को छोटा रखेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि आप कुछ भी तरह का आप अपना सकते हैं, वी एल को बड़ा रख सकते हैं, वी सी को छोटा रख सकते हैं। कभी आपको वी सी बड़ा रख सकते हैं, वी सी एल जो है आपका छोटा रख सकते हैं। ये आपका कंडीशन पे डिपेंड होगा कैसे किसको छोटा किसको बड़ा रखना है। तो मैंने क्या किया, वी एल को बड़ा रखा, वी सी को छोटा रखा। तो हमें क्या करना है बच्चों, वी सी मान इतना है, तो इतने के बराबर यहाँ से क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। तो मान लो वी एल इतना है, तो ऊपर से वी एल को हम नाप लेंगे। तो मान लो ये बन गया यहाँ तक, तो ये बन गया क्या बच्चों, आपका वी एल माइनस वी सी। तो ये वाला क्या बन गया बच्चों, आपका वी एल माइनस वी सी, ये बन गया। मान लो इस डायग्राम को बच्चों में थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या बन गया बच्चों, आपका वी एल, ये बन गया आपका बच्चों वी आर। इसके बाद आपका पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट वी सी डायरेक्शन में जाएंगे, आपको वी आर वी सी डायरेक्शन में। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वी एल, यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव का वोल्टेज आपका। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वी सी, वी आपका सी होगा, क्योंकि आपका वी एल ऊपर जा रहे हैं बच्चों, वी सी नीचे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, वी सी के बराबर यहाँ से कर लिया। मान लो वी सी इतना है, तो वी सी को यहाँ से कर लिया, तो वी सी यहाँ तक बन जाता है, वी सी को कट करने से क्या होगा, ये वाला क्या बन जाता है बच्चों, वी एल माइनस वी सी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन गया बच्चों, देखो हमें क्या करना है, सारे वोल्टेज को हमें ऐड करना है। एक तो क्या क्या वी एल है, दूसरा वी सी है। इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या आता है, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। कभी कभार आप क्या कर सकते हैं, आप वी सी को छोटा रख सकते हैं, वी एल को छोटा रख सकते हैं, वी सी को आप बड़ा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। इन दोनों के बाद क्या आएंगे, देखो हमें क्या करना है, हमें मेन चीज क्या करना है, सारे वोल्टेज को अक्रॉस द रेजिस्टर, अक्रॉस द कैपेसिटेंस, अक्रॉस द इंडक्टेंस, सारे वोल्टेज को ऐड करना है। तो ऐड करने के तरीके ऐड करने के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया, मैंने एक फेजर डायग्राम की शक्ल में एक मान लो एक वेक्टर का एक रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। हालांकि आपका जो वोल्टेज जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया बच्चों। तो वी एल माइनस वी सी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चों, वी एल माइनस वी सी। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ। मान लो दूसरा वेक्टर क्या है, वी आर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा,
देखो बच्चों वी एल यहाँ है, वी एल सी, आपके पास तीन आपका वोल्टेज है, वी आर, इसके बाद वी एल, इसके बाद वी सी। तो इन तीनों वोल्टेज को क्या करना है मुझे ऐड करने के बाद वो हमेशा क्या होगा आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ वी एल माइनस वी सी, इन दोनों का ऐड करने के बाद क्या हुआ ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला वी एल माइनस वी सी, इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर के क्रॉस क्या होगा, तो क्या होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन क्या बोलता है, वी एल माइनस वी सी फर्स्ट वेक्टर, तो वी आर इज द सेकंड वेक्टर, इस दोनों का रिजल्टेंट हमेशा अलोंग द डायगोनल, अलोंग द, ये हुआ बच्चों आपका क्या हुआ वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। तो बच्चों क्या हुआ वी एल माइनस वी सी, ये हुआ आपका ये वाला, इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा वी एल माइनस वी सी आपका फर्स्ट वेक्टर, इसके बाद सेकंड वेक्टर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है अलोंग द डायगोनल होता है। ये डायगोनल जो है हमेशा क्या होगा आपका क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज क्या होगा वी नॉट होगा, वी नॉट, ये होगा आपका क्या होगा क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा वी एल माइनस वी सी, इसके वी एल माइनस वी सी फर्स्ट वेक्टर, इसके बाद सेकंड वेक्टर क्या है आपका वी आर, वी आर, वी आर, तो वी एल माइनस वी सी, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट क्या आता है वी नॉट, वी नॉट, तो वी नॉट क्या होगा हमेशा आपका सप्लाई वोल्टेज के होगा, क्योंकि हमने बोला था सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेज, इन सारे वोल्टेज को ऐड करने के बाद वो हमेशा क्या होगा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, तो सप्लाई वोल्टेज वी नॉट इज अ सप्लाई वोल्टेज। तो इन दोनों का क्या होगा मान लो इसका मतलब वी नॉट इज द सप्लाई वोल्टेज, वी आर इज द आपका क्या होगा ये आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, तो यह होगा वी एल माइनस वी सी। तो वी नॉट इज द आपका वोल्टेज आपका अक्रॉस द एलसीआर सर्किट। तो ये क्या हुआ बच्चों आई नॉट इज द करंट इन द एलसीआर सर्किट, वी नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस द एलसीआर सर्किट। तो क्या हुआ इन दोनों के बीच में आपका फेज क्या होगा फाई। तो यहाँ से आपका एक चीज आपको यहाँ से एक आइडिया मिलता है बच्चों, आइडिया क्या मिलता है कि जब एलसीआर सर्किट में क्या होगा जब वी एल जो है वी सी से ग्रेटर होगा, तो पहला क्या होगा जब वी एल जो है ग्रेटर देन वी सी, जब वी एल जो है आपका वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो क्या लिखा मैंने वी एल जो है वी सी से ग्रेटर लिखा, तो हमेशा जो है फाई जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, फाई हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन में बनेगा। तो फाई व्हाट इज द फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज वी नॉट एंड द करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे क्या है फाई इज द, फाई क्या चीज है बच्चों, फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन voltage source and the current in the circuit, and voltage source phase difference between current and the voltage source in the LCR circuit। तो व्हाट इज फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस, किसके बीच में फेज डिफरेंस है आपका वोल्टेज और आपका करंट के बीच में। व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज द सम ऑफ ऑल दिस वोल्टेज, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है, सम ऑफ ऑल दिस वोल्टेज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या आ गया हमेशा आपका ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज आ गया बच्चों। तो आपका व्हाट इज फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट, क्योंकि ये वाला आपका चीज क्या चीज है बच्चों, ये वाला आपका करंट है। तो आपका व्हाट इज फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट and the supply voltage in case of LCR circuit। तो फाई पॉजिटिव कब होगा बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि फाई पॉजिटिव कब होगा, फाई में बी नेगेटिव फाई में बी पॉजिटिव। तो फाई पॉजिटिव कब होगा बच्चों, फाई पॉजिटिव कब होगा जब आपका वी एल ऊपर आएंगे आपका वी सी नीचे आएंगे, और इसमें क्या होगा वी एल ग्रेटर देन वी सी होगा। जब वी एल ग्रेटर देन वी सी होगा, जब आपका वी एल जो है वी सी से आपका बड़ा होगा, तो फाई हमेशा पॉजिटिव होगा। उस केस में हमेशा ईएमएफ जो हमेशा करंट से आपका लीड करेंगे। देखो बच्चों ईएमएफ ये वाला आपका क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज वी नॉट है, वी नॉट आगे जा रहे हैं और आपका करंट जो है पीछे पीछे आ रहा है। देखो ये वाला आपका करंट है, ये वाला आपका सप्लाई वोल्टेज है, तो इन दोनों के बीच में आपका फेज एंगल कितना है आपका फाई। इसका मतलब ये हुआ जब आपका वी एल जो है आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उस टाइम फाई हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। उस टाइम आपको ये चीज याद रखना है आपका सप्लाई, उस टाइम आपको ये चीज याद रखना है कि आपका फेज फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज। उस टाइम क्या होगा हमेशा वोल्टेज जो है लीड करेंगे किससे आपका करंट से।
आपका ये आपका वोल्टेज हुआ, ये आपका करंट हुआ। तो वोल्टेज आपका करंट से कितने आपका लीड कर रहे हैं, आपका बाय फेज डिफरेंस ऑफ 5। वो कब होगा, जब आपका VL ग्रेटर देन VC। तो बच्चों ये भी हमें पता है, जब आपका V इज इक्वल टू आया है, V इज इक्वल टू, क्योंकि हमने पढ़ा था ये क्या है, V अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो ये क्या है बच्चों, V अक्रॉस द इंडक्टेंस। ये क्या है, V अक्रॉस द कैपेसिटेंस। तो क्या होगा बच्चों, जब आपका VL जो है, VL बड़ा होगा तो XL बड़ा होगा। जब आपका VC XC, जब आपका देखो बच्चों VL बड़ा है तो आपका XL बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, XL ग्रेटर देन VC छोटा है। जब VC छोटा है तो आपका क्या होगा, XC भी छोटा होगा। तो XC भी आपका छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका एक चीज याद रखना है बच्चों, जब VL ग्रेटर देन VC होगा तो उस टाइम आपका क्या होगा, XL ग्रेटर देन XC होगा। तो उस टाइम क्या होगा, हमेशा 5 पॉजिटिव होगा। उस टाइम हमेशा क्या होगा, उस LCR सर्किट में हमेशा आपका वोल्टेज जो है करंट से आपका लीड करेंगे। पहले वोल्टेज आएंगे, इसके बाद आपका करंट जाएंगे। तो ये किस केस में होगा, कंडीशन आपको ये चीज जानना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब VL ग्रेटर देन VC तो XL ग्रेटर देन XC, तो 5 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम दूसरा कंडीशन लिखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या था बच्चों, व्हेन VC, जब क्या होगा दूसरा कंडीशन बच्चों, VC ग्रेटर देन VL होगा। जो EC ग्रेटर देन, पहला कंडीशन क्या रखा बच्चों, XL ग्रेटर देन XC। उस टाइम आपका VL ग्रेटर देन VC, तो 5 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दूसरा हम कंडीशन लेंगे। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, आपका VC जो है VL से बड़ा होगा। तो उस टाइम जो है हमेशा ये रोटेटिंग वेक्टर हमेशा नीचे आएंगे, तो 5 हमेशा नेगेटिव होगा। उस टाइम क्या होगा, आपका XC ग्रेटर देन XL होगा। तो उस टाइम क्या होगा, आपका करंट पहले जाएंगे, इसके बाद वोल्टेज जो है उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो ये वाला कंडीशन आज मैंने आप लोगों को डिफाइन किया। इसके बाद आपका दूसरा कंडीशन आएंगे, इसके बाद हम इम्पीडेंस पढ़ेंगे, इसके बाद आपका रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फिर इम्पीडेंस पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये वाला फर्स्ट कंडीशन, इसके बाद सेकंड कंडीशन हम पढ़ेंगे कि क्या इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है, रेजोनेंस क्या चीज़ होते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।